दोस्तों नमस्कार। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र और सेना आपकी छवि, आपकी राजनीति, आपके पीआर और प्रचार से बहुत ऊपर है। यह समझने की विनम्रता रखिए, यह स्वीकार करने की गरिमा रखिए। आप में अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी तो सेना और राष्ट्र स्वाभिमान गिरवी रखने का भी आपको कोई अधिकार नहीं था। ये शब्द दरअसल राहुल गांधी के हैं। पार्लियामेंट में दिए गए भाषण की आखिरी लाइन है ये। बहुत कम लोगों को याद रहा होगा। दरअसल ये मौजूदा वक्त में भारत की बदलती राजनीति और मौजूदा राजनीति के ऊपर एक ऐसा कटाक्ष है जो खुले तौर पर इसका ऐलान करता है, इसका आह्वान करता है। राहुल गांधी मौजूदा वक्त में जिस रास्ते निकल चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ आग से खेलना भर बिल्कुल नहीं है। भारत की राजनीति जिस परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है, संयोग से राहुल गांधी उसके केंद्र में आकर खड़े हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति के केंद्र में 2013 जब देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हें खड़ा कर दिया, उसके बाद से 2024 के चुनाव तक भारत की राजनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। लेकिन 2024 के चुनाव में संयोग से या कहें एक सोची समझी समझ के हिसाब से भारत का संविधान हाथों में जब राहुल गांधी ने उठाया तो इस देश से जुड़े हुए वो तमाम शब्द छोटे पड़ गए जो कि विकसित भारत का सपना दिखाए जाने को हकीकत मान चुके थे, या फिर इस देश की प्रगतिशील और प्रगति को लेकर जो भी सपने संजोए जा रहे थे उस रास्ते वो भटक से गए थे। हमें लगता है बात इसलिए आज ये जरूरी है, खास तौर से संसद में कही गई ये आखिरी लाइन जो राहुल गांधी ने कही, एक बार सुन के आप याद कर लीजिए। To the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. अगर राहुल गांधी ने यह बात 2019 में कही होती या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कही होती तो शायद यह इतनी असरकारक होती नहीं। संयोग से बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी जिन दो रास्तों पर चलते चले गए, दोनों रास्ते 2025 आते आते धराशायी हो गए। वह देश के भीतर की राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, अमेरिका के साथ बेहतरीन संबंध बनाने की सोच और दिखाने का तरीका हो, या फिर देश के भीतर जिस विकसित भारत के सपने को लगातार बोलते दिखाते हुए इस देश के कॉरपोरेट के हकीकत को, इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जो सोच उन्होंने चलनी शुरू की, क्या सब कुछ धराशायी हो गया? सवाल यह इसलिए बड़ा है क्योंकि बात संविधान से निकली है। बात 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत मिलती या नहीं मिलती, अगर वह चुनाव मैनेज ना किया गया होता तो शायद बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। यूं भी वह 240 पर अटक गई, हो सकता है वह 220 पे अटक जाती, हो सकता है वह 200 सीट भी ना ले आ पाती। तो क्या इसके लिए कोई पुख्ता सबूत की जरूरत है? यह ठीक वैसा ही सवाल इस दौर में इस देश की जनता आत्मसात कर रही है, जिस जनता के भीतर यह सवाल है कि इस देश के कॉरपोरेट को अगर लाखों करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं तो इस देश के किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं होते? इस देश के किसानों के अनाज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का कानून क्यों नहीं बनता? बात उसके आगे निकल चुकी है। यह बात दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से शुरू हुई थी इस देश के भीतर में,
और याद कीजिए जब मुंबई के धारावी के बाहर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, जो कि आखिरी चरण में जहां वो भाषण देने जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने खुले तौर पर धारावी की तरफ देखकर कहा था कि दरअसल यह कुछ भी इस देश का कॉरपोरेट हड़प लेगा। नाम लेकर कहा था प्रधानमंत्री के मित्र अडानी। लेकिन तब तक बात इतनी ज्यादा तीक्ष्ण नहीं हुई थी या फिर लोहा इतना गर्म हुआ नहीं था। यह सवाल बहुत धीरे धीरे 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अगर आप ऑपरेशन सिंदूर तक पहुंचे तो हो सकता है आज की तारीख में आपके जहन में बहुत साफ तौर पर अब नजर आने लगा हो कि प्रधानमंत्री के ओबीसी होने का लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। इस दौर में बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रवाद का राग शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस दौर में लगातार बीते 10 वर्षों से अमेरिका के साथ खड़ा होना और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पहले दौर में दोस्त के तौर पर खड़े हो जाना और दूसरे दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी को ही खारिज कर देना, खारिज शब्द शायद अच्छा नहीं है, आप कह सकते हो उसके लिए एक शब्द सैक्ड है, सैक कर दिया गया। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? इसकी रफ्तार को थोड़ा और पकड़िए, क्योंकि संविधान के आश्रय इस देश के 90% लोगों को जोड़ा गया। जाति जनगणना भर नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भागीदारी कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था में उस हाशिए पर पड़े तबके की होनी चाहिए जो संख्या में बहुतायत है लेकिन उसकी हथेली खाली है, जो इस देश में उत्पादन में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में साथ खड़ा होता है लेकिन उसकी हथेली खाली है। इस देश के भीतर में जितने भी उत्पादन के जो भी प्रोडक्शन होती रही, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, दोनों जगहों पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज आपको नजर आएगी। हुनर के तौर पर माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों को देखिए और उन तमाम इलाकों को परखने की शुरुआत कीजिए जहां पर भारत के भीतर वह ओबीसी का तबका हो और वह अपने तौर पर किसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को चला रहा हो, वहां पर ओबीसी तबके के भीतर के कुछ तबके और मुस्लिम तबके का मिला जुला चेहरा आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर के दंगों को भी याद आप कर लीजिए आज और जब समझने की कोशिश कीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाना पानी ही नहीं बल्कि जिंदगी जिस लिहाज से चलती थी उसमें उसी अल्पसंख्यक समाज के भीतर के लोग और ओबीसी के भीतर के लोग साथ मिलकर हुनर के साथ गुड़ भी निकालते थे, गन्ने के किसान के तौर पर भी थे। जो भी हुनर जिस रूप में बना समाज के भीतर आपसी तालमेल के आश्रय पूरे देश में बना। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और आगे चलते चले जाइएगा तो जो कालीन का इलाका है, जो मधुबनी के इलाके में मखाना होता है, जो मधुबनी पेंटिंग जिसके नाम से बात आगे बढ़ती है, इस देश के तमाम हुनरमंद जिलों के भीतर घूमते चले जाइए, आपको वहां पर समावेश ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज का ही मिलेगा। यही बड़ा सवाल था इस देश के भीतर, क्या राहुल गांधी ने एक ऐसी अलख जगा दी जो भारत की उस राजनीति को मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर गया जो इससे पहले अक्सर बटी हुई अवस्था में जिक्र होता था। और जब उसके साथ इस देश के चुनाव तक को जोड़ दिया गया और यह सवाल 2 दिन पहले विज्ञान भवन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुले तौर पर यह कह दिया कि दरअसल 2024 का चुनाव भी ये हार जाते अगर ये मैनेज नहीं किया होता। ये एक पूरी प्रक्रिया है और अगला सवाल है, क्या अब ऐसी सिचुएशन में भारत की राजनीति पहुंच चुकी है जिसके केंद्र में अगर राहुल गांधी हैं तो वो आने वाले वक्त में उस राजनीति का दामन साध कर उस दामन को ही भारत की राजनीति में अगुवाई करने की दिशा में ले जाने की स्थिति में आ सकते हैं, जो चली आ रही पारंपरिक राजनीति को एक झटका दे दे, उसी को धकेल दे, या भारत के भीतर एक बहुसंख्य तबका नई दिशा में नई राजनीति के साथ खड़ा हो जाएगा। यह सवाल तो है और यह सवाल इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है
क्योंकि एक एक सिलसिले को एक क्षण के लिए परख लीजिए। बस संविधान देखिए, भारत के भीतर की जाति राजनीति देखिए, भारत के भीतर की सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का विभाजन देखिए, किसान मजदूर की परिस्थिति, उसके आंदोलन, उसका कॉरपोरेट से दो दो हाथ करना देखिए। इस दौर में चुनाव की प्रक्रिया देखिए, जिसमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और एसआईआर, इन सारी चीजों को लेते लेते एक ऐसी परिस्थिति बनती है जो लोकसभा के ज्यादातर सीटों को प्रभावित करती है। और फिर उसके बाद उस राष्ट्रवाद की दिशा में आकर खड़े हो जाइए, जिसका जिक्र बार बार होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद को तो किसी भी हालत में खारिज होने नहीं देंगे, क्योंकि एक हिंदू धर्म और दूसरा राष्ट्रवाद जो इस देश के बहुसंख्य जनता को बीजेपी के पीछे खड़ा करता है, अगर उसी मुद्दे को राहुल गांधी अब खारिज करने की दिशा में ये कहकर आ रहे हैं कि दरअसल मैनिपुलेटिव चुनाव है और चुनाव के आसरे जीत एक मैनेज जीत है और इलेक्शन कमीशन उसमें एक पहल कर रहा है, तो फिर जान जाइए सवाल तो उठेंगे। और शायद इसीलिए पहली बार 5 अगस्त को बेंगलोर में राहुल गांधी कर्नाटक के जरिए इस देश के उस सच को सामने रखेंगे और पहली बार, बिल्कुल पहली बार ऐसा होगा कि भारत के भीतर का जो मीडिया है उसको भी बेंगलोर तक का सफर कराया जाएगा, ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और कहा जाएगा अब आप दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे ये आप तय कीजिए, लेकिन यहां तक हम ले आए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने खड़ा है। शायद इसीलिए विज्ञान भवन के कार्यक्रम में उन्होंने सीधी आवाज 2024 के चुनाव को लेकर दी। And you will see, with no doubt, zero doubt, how the election, how a Lok Sabha election is stolen. Six and a half lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. जिस चुनाव की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी उंगली उठा रहे हैं और उसके आसरे शब्द एटम बम दे रहे हैं और देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं अगर एटम बम है तो परीक्षण कीजिए, यानी राजनाथ सिंह ने जो तंज कसा, सवाल अब यह बड़ा हो चला है कि 5 अगस्त को क्या पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा और कल से एसआईआर का जो विरोध और उसको लेकर जो रणनीति बिहार के भीतर गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, शहर-शहर बिल्कुल गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए अगर इस हकीकत को लोगों तक और लोगों के बीच और लोगों को ही आगे करके ये बताने की राजनीति कहें या बताने की रणनीति कहें, दोनों परिस्थिति अगर चल पड़ेगी तो इसके बाद शायद भारत की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन की आवाज तो गूंजेगी। लेकिन इस आवाज से पहले एक बात और है, ये सारी चीजें हर कोई सोच सकता है पहले भी तो होती थी और अपने तरीके से लगातार सीधा कटाक्ष कांग्रेस ने किया है, विपक्ष ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया और उसके बाद राहुल गांधी ने किया। लेकिन एक क्षण के लिए दूसरी परिस्थिति में आइए जहां आपकी आंखों के सामने सिर्फ बीजेपी है, आरएसएस है, प्रधानमंत्री मोदी और शाह गृह मंत्री इनकी मौजूदगी है। तब इस परिस्थिति के भीतर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के टकराव को भी समझिए, यह भी समझिए कि इनके भीतर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और बीजेपी के भीतर तनातनी क्यों है, बीजेपी का संगठन आरएसएस क्यों संभालना चाहती है, आरएसएस जिस विचारधारा के आश्रय चलती है उसको बिल्कुल नए रूप में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो एक वक्त प्रचारक थे उन्होंने रखने की कोशिश क्यों की, अमित शाह उनके साथ ही हमेशा क्यों खड़े हैं, वो कितने बड़े राजदार हैं, बाकी तमाम कद्दावर नेता हाशिए पर क्यों हैं। और इन सब के बीच टकराव की परिस्थिति में आइएगा तो शाह और योगी का टकराव, योगी और मोदी का टकराव, मोदी और आरएसएस का टकराव, आरएसएस और राहुल गांधी का टकराव और राहुल गांधी और इन सब के बीच देश के राष्ट्रवाद और कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर उठाते हुए सवाल। तब आप इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे जब आप इस हकीकत को समझ जाएंगे, क्योंकि
2024 के बाद अगर इस देश में जाति जनगणना पर सरकार सहमति जताती है तो फिर राहुल गांधी के सवाल जायज थे। अगला सवाल यह पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद खड़ा हुआ है, जब पार्लियामेंट के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम खुलकर लिया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति से निकटता प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई, लेकिन एक क्षण के लिए वो सारी बातें गायब हो गई जिसको लेकर देश लगातार इंतजार कर रहा है कि बीते 10 से 11 सालों से जब अमेरिका के साथ भारत की इतनी निकटता रही तो एक झटके में वह निकटता चीन की दिशा में कैसे मुड़ गई। यानी 11 बरस की पूरी यात्रा को अगर आप कॉरपोरेट के आश्रय, इस देश के बैंकों के जरिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों के कर्ज माफ करने को लेकर, जाति के सवाल पर प्रधानमंत्री के ओबीसी होने का जिक्र, इस देश के भीतर जो व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी थे, जो बीजेपी के वोटर थे, उनके भीतर के सवाल जो जीएसटी में उलझते चले गए, और इस उलझन के बाद इस देश की दलित और पिछड़े तबकों के साथ साथ आदिवासी और मुस्लिमों के भीतर भी उठने वाले सवाल, जिसको राजनीतिक तौर पर कैसे उपयोग किस रूप में किया जाए, और नेताओं के आश्रय उन्हें देखने की जो कोशिश इस देश के भीतर होती रही, मसलन मायावती के जरिए दलितों को देखा गया, उनका वोट बैंक कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जरिए एक डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखने की कोशिश की गई। यानी परखते चले जाइए इस राजनीति को, वैसी के जरिए माइनॉरिटीज को देखने की सोच पैदा हुई। आप जब परखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि इस 10 से 11 साल में सभी मुद्दे जो बीजेपी जिसे आत्मसात करके लोगों को बता रही थी, वह एक झटके में गायब हो गए हैं। अन्यथा यह कोई आसान सवाल नहीं है कि अचानक भारत की राजनीति के केंद्र में खड़े नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी कैसे आकर खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए क्योंकि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी के भीतर का सच, भारत के किसान मजदूरों की हकीकत, भारत के कॉरपोरेट की रईसी, भारत के पार्लियामेंट्रीज का विशेषाधिकार, उस विशेषाधिकार के जरिए इस देश के इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने का सवाल, और इंस्टीट्यूशंस को खारिज करते हुए इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अपने साथ पूरी जोड़ने की प्रक्रिया, सब कुछ एक झटके में इस दौर में उभर कर आ गया। इसीलिए दो बातों का जवाब जो निकलकर अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा, दरअसल वो इस बात को इंगित करता है कि आपको आग से खेलना ही होगा, क्योंकि आखिरकार वो आग जो लगी है उस आग का सामना आपको करना ही, और दूसरी प्रक्रिया प्रधान सेवक की नहीं, एक राजा की है। राजा एक कंसेप्ट है, राजा एक इमेजिनेशन शब्द नहीं है इस देश के भीतर में, बल्कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनली पावर से जुड़े हुए संस्थानों को खारिज करते हुए अपनी सत्ता का एहसास जनता को कराने का तरीका है। शायद इसीलिए इन दो बातों का खुले तौर पर राहुल गांधी ने जब जिक्र किया तो अगला सवाल यह भी था, यह लड़ाई वाकई एक राजा के खिलाफ है और यह लड़ाई आग से खेलने की है। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. अगर अभी भी आप इन तमाम परिस्थितियों को टुकड़ों में देख रहे हैं तो फिर कई सवाल आपके जहन में अभी भी बचे होंगे। आप कहेंगे, अच्छा, इकोनॉमी को डेड क्या इसीलिए कहा, इलेक्शन प्रोसेस को डेड क्या इसीलिए कहा, इस देश के इलेक्शन कमीशन को खुले तौर पर धमकी कि आप रिटायर भी हो जाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्या इसीलिए कहा। अरुण जेटली जो एक कद्दावर नेता और जिनके इंटेलेक्चुअल लेवल पर जिनको लिया जाता है, वो अगर धमकी दे रहे हैं तो क्या यूं ही कहा गया, या जिस दौर में लैंड रिफॉर्म का जिक्र था, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बनाया गया था,
उसके काउंटर करने की स्थिति में उस वक्त जो 2 सवाल किसानों से और मजदूरों से जुड़े थे, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट भी था और इस देश में कृषि को लेकर, खेती को लेकर एमएसपी को लागू कराना भी था, और उसके बाद कॉरपोरेट के हवाले एग्रीकल्चर को करने के लिए 3 काले कानून इस देश के भीतर आए। यह एक पूरी प्रक्रिया है। यानी इस देश के भीतर समझदार लोग भी सत्ता से जुड़कर उस तरीके का इस्तेमाल करने लगे जहां पर आप अगर लड़ेंगे तो आपको आग से खेलना होगा। आप अगर लड़ेंगे तो मानकर चलिए हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि हम एक किंग हैं। क्या ऐसी सिचुएशन देश के सामने आई? और अगर यह सिचुएशन आई तो उसका अगला सवाल और अगली व्यवस्था यह है, क्या इस दौर में सबसे बड़ा संकट प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बार बार खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को खारिज करना है? क्योंकि ट्रंप को मान्यता मोदी ने नहीं दी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खारिज कर दिया। जेडी वैंस का जिक्र उन्होंने जरूर कहा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वो खड़े नहीं हुए। और अमेरिकी राष्ट्रपति आज भी दोहराते हैं, मैं ही था जिसने युद्ध बंद कराया, मैं ही था, अन्यथा न्यूक्लियर वार हो जाता, मैं ही था। और अगर उनको मान्यता नहीं दी गई तो उसके बाद टैरिफ और आने वाले वक्त में सैंक्शन, और इस सैंक्शन की परिस्थिति में दुनिया के भीतर बिल्कुल नए रिश्ते बनने की दिशा में भारत के सामने अब एक आखिरी पड़ाव है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले 2015 में जब सिडनी में वहां पर रहने वाले भारतीयों के साथ, जो कि एक लिहाज से हिंदू संगठन, राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो होते हैं, वहां पर आरएसएस की जगह वहां हिंदू संगठन कहा जाता है, उनके जरिए जो सिडनी से कार्यक्रम शुरू किया वो सही मामले में गूंजते गूंजते कई देशों से होते हुए अमेरिका पहुंचा था, जहां पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा हाउडी मोदी में लगाया गया था। क्या आज की तारीख में दुनिया के उन तमाम देशों में वाकई प्रधानमंत्री ऐसा कोई कार्यक्रम कर सकते हैं? तो क्या यह अमेरिकी प्रभाव और अमेरिकी दबाव है कि भारत को अब चीन की दिशा में जाना ही होगा, और आने वाले वक्त में चाहे वह सीरिया हो, सर्बिया हो, चाहे वह इजिप्ट हो, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, जिसके राष्ट्रपति पाकिस्तान चले गए, रिश्ते क्या प्रगाढ़ होंगे, अन्यथा चीजें ढहती चली जाएंगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के 11 बरस का पूरा सफर एक झटके में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के साथ स्वाहा हो गया क्या? क्या पूरा दौर का सफर, जिस दौर में पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने इस देश में ऐलान किया था कि भारत को पहला प्राइम मिनिस्टर ओबीसी का मिला है, वह पूरी यात्रा जातिगत राजनीति की खत्म हो गई क्या? जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना थी, जिसके साथ पाकिस्तान शब्द आरएसएस और बीजेपी और बीजेसी से पहले जनसंघ में इसलिए जुड़ा था क्योंकि पीओके लेके आना है, और एक झटके में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की वो तमाम परिस्थितियां जो पार्लियामेंट में उठी, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने खुलकर किया, गृह मंत्री ने भी किया, उसने उस पूरी धारा को ही एक झटके में रोक दिया। तो भारत की राजनीति बदलाव के लिए तो तैयार है, एक व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो तैयार है, और संयोग से उसके केंद्र में इस दौर में राहुल गांधी आकर खड़े हो गए हैं। इसीलिए पार्लियामेंट के भीतर जब वो कह रहे थे अभी तो यह शुरुआत है, अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं, समय आपका कम है, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। हो सकता है आप भी सोचें, कोई भी सोचे ये मजाक के तौर पर कहा गया शब्द है, लेकिन जो भारत की राजनीति को देख समझ रहा है मौजूदा वक्त में, आप बहुत व्यापक परिवर्तन, उसकी शुरुआत आपको नजर तुरंत आने लगेगी अगले 24 से 48 घंटों के भीतर, जिसका पहला पड़ाव 5 अगस्त को बेंगलोर में होगा। 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पे इंडिया गठबंधन की जो डिनर पार्टी होगी, जिसके लिए वो खुद टेलीफोन हर नेता को लगा रहे हैं, वह एक दूसरा पड़ाव होगा। और तीसरा पड़ाव आपको 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण के जरिए सुनाई देगा। सिर्फ
इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।